अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर जनाब। एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जनाब। उम्मीद है कि आप लोग भी जहां कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे और एक पुरसकून ज़िंदगी गुजारने की कोशिश भी कर रहे होंगे। और दिन का आगाज़ जनाब करते हैं और आपसे खूबसूरत सी बात भी शेयर करते हैं जिससे आपकी बल्कि आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनकी ज़िंदगी में भी काफ़ी हद तक सुकून हो जाएगा। और हम ना ज़िंदगी में कई काम करते हैं, अच्छे या बुरे हालात को देखते हुए ना डेली बेसिस पर कई छोटे छोटे बड़े बड़े फ़ैसले हम लोग ले रहे होते हैं, लेकिन हर काम के पीछे कोई ना कोई हमारा मकसद ज़रूर छुपा हुआ होता है। उसके लिए मेहनत की जाती है, प्लानिंग होती है और उसके बाद नतीजे का इंतज़ार किया जाता है कि उसका अब रिज़ल्ट क्या निकलेगा। और हम जो भी अमल करते हैं ना, हर अमल के तीन हिस्से होते हैं। एक आपकी नीयत कैसी है, दूसरा आपका तरीक़ाकार क्या है और तीसरा उसका नतीजा क्या निकलेगा। सबसे पहले अगर बात कर ली जाए नीयत के हवाले से, तो नीयत पर ना इंसान का मुकम्मल इख्तियार होता है कि उसने किस तरह की नीयत रखनी है। दूसरा आ जाता है कि तरीक़ाकार पर, जिस पे जुज़वी इख्तियार होता है हमारा, और नतीजे पर इंसान का कोई इख्तियार नहीं होता है। नतीजा वही निकलेगा जो आपकी नीयत होगी और जो आपने तरीक़ा इख्तियार किया होगा। अच्छे नताइज के लिए ना नीयत नेक और तरीक़ाकार दुरुस्त होना चाहिए। और बेहतरीन तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहते हैं ना, तो मुकम्मल जो तवज्जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ मतलूबा नतीजे के हसूल पर हमें रखनी चाहिए और इस बात से मुकम्मल तौर पर बेनियाज हो जाना चाहिए कि लोग आपकी नीयत पर क्या कयास करते हैं। क्योंकि नेक नीयत अपनी नेक नीयती साबित करना या फिर बदनीयत अपनी बदनीयती छुपाना, अपने मकसद में शामिल कर लेना, जो हमारा तरीक़ाकार होता है ना, वो बेहतर तो शायद हो जाए लेकिन बेहतरीन कभी नहीं हो सकता है। तो इसलिए अपनी नीयत को ख़ुद तक हमें महदूद रखना चाहिए, नज़र सिर्फ नतीजे पर रखनी चाहिए कि इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, और बेहतरीन तरीक़ाकार इख्तियार करें और नताइज कुदरत पर छोड़ दें और आप भी हमेशा पुरसुकून रहेंगे और आपके जो नताइज है वो भी अच्छे निकलेंगे। तो इसलिए अच्छी नीयत के साथ, अच्छी सोच के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और जनाब मेहनत उसी के हिसाब से करनी चाहिए और फिर आपको इंशाल्लाह अच्छे नताइज ही उसके निकल कर सामने आएंगे और आप अच्छे तरीके से भरपूर अंदाज से अपनी ज़िंदगी पुरसुकून तरीके से गुजार सकते हैं। तो जितनी अच्छी आपकी नीयत होगी, जितना अच्छा आपका तरीक़ाकार होगा, मुस्बत अंदाज में आप उस चीज़ को दुरुस्त अंदाज में उसको लेकर चलेंगे, तो इंशाल्लाह जो आपके नताइज होंगे, जो उसका रिज़ल्ट होगा, वो भी अच्छा ही साबित होगा। तो इसलिए सबसे जो पहला तरीका होता है ना, आपकी नीयत का मुस्बत होना बेहद लाजमी है, तभी आपके जो आप हासिल करदा नताइज हैं वो निकलते हैं। तो यही आज का पैगाम था कि जनाब अपनी अच्छी नीयत के साथ हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और अपने गोल्स को अचीव करना चाहिए। अब हम भी आगे बढ़ते हैं जनाब। अपना खोया मकाम हासिल करने के लिए दुनिया की 11वीं बड़ी ज़ुबान पंजाबी का सफ़र मज़ीद मुश्किल हो गया है और सूफिया के अफकार की शक्ल में पंजाबी का नादिर ख़जाना होने के बावजूद बहुत कम तादाद इससे मुस्तफ़ीद होती है। और मादरी ज़ुबानों के आलमी दिन पर जनाब सुहेल कैसर की रिपोर्ट देखिए, उसके बाद फिर डिस्कशन करते हैं। मुताबिक दीगर ज़ुबानों के बरक्स सबसे ज़्यादा कमी पंजाबी ज़ुबान बोलने वालों में देखी गई थी, जो 44.15 से कम होकर 38.78% रह गए थे और अब इसमें मजीद कमी आई है। इस सूरत हाल के जिम्मेदार खुद पंजाबी भी हैं, जो बतदरीज इसे बोलना तर्क करते चले जा रहे हैं, बावजूद इसके कि बच्चे की पहली ज़ुबान को उसकी शनाख्त के लिए अहम तरीन करार दिया जाता है। अगर उन्होंने सैकेंड नैशनल लैंग्वेज डिकलेयर कर दिता जाता है, ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ तक ਇਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ उदों तक प्राइमरी का सिलेबस भी कुछ नहीं करेगा। मुल्क में सबसे ज़्यादा बोली और समझी जाने वाली ज़ुबान के हवाले से इस सूरत हाल को अफसोसनाक ही करार दिया जा सकता है, वो भी इस सूरत में कि ये अपने अंदर अदब के बेमिसाल ख़जाने सुमोए हुए हैं। खुसूसन बाबा फ़रीद, बाबा बुल्ले शाह जी, बाबा वारिस शाह, शाह हुसैन, मियाँ मोहम्मद बख्श और दीगर बेशुमार सूफिया इकराम का कलाम और अफकार तो जैसे ज़िंदगी की तमाम हकीकतें खोल खोल कर हमारे सामने ले आते हैं। उठ फरीदा सुत्तिया ते झाड़ू दे मसीत, तू सुत्ता रब जागदा तेरी डाडे नाल प्रीत। बाल चिराग इश्क दा मेरा रोशन कर दे सीना, दिल दे दीवे दी रोशनाई जावे विच ज़मीना। साडा ते सारा सिस्टम रटाण दे उत्ते वे, समझाण दे उत्ते ते है ही नहीं। जिस दिन समझाण दे उत्ते आएगा
ਚਾਨਣ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਗਹੀ भी होएगी। फ़रोग़ पंजाबी के लिए हमें इसकी बाबत गढ़े गए मफरूज़ों से भी जान छुड़ाना होगी। किस्सा मुख्तसर ये है कि आवेख सुखन दे वारसा तेरे झंडे आले दी खैर, अज पुत्र बोली मां दे पैमान अल रखन वैर, तुसां सब सुच्चे सचनड़े रल पेश करो फरियाद, रब बोली मां दा उजड़िया कर फेर करे आबाद। प्रोग्राम जागो लाहौर के लिए कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सोहेल कैसर। अब आज माँ बोली के हवाले से बात करेंगे जनाब। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे आज मनाया जा रहा है और हर साल 21 फरवरी को ज़ुबानों की पहचान और उसकी अहमियत से आगाही के लिए मादरी ज़ुबानों का आलमी दिन मनाया जाता है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि हमारी जो मादरी ज़ुबान है वो क्यों इतनी ज़्यादा मादूश होती जा रही है और उसके ऊपर क्यों नहीं बात की जाती, क्यों हम उसको निगलेक्ट करते जा रहे हैं, हम बाकी ज़ुबानों के ऊपर इतना ज़्यादा एम्फसाइज़ करते हैं कि हमें वो आनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि जनाब किस तरह अपनी ज़ुबान को हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर सुगरा सद्दफ साहिबा मौजूद हैं और उनसे जानने की आज कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहिबा आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो लोगों में बड़ी कन्फ्यूजन है कि हमारी मादरी ज़ुबान है कौन सी, उर्दू है या फिर पंजाबी है, तो ये ज़रा क्लियर कर दे कौन सी हमारी मादरी ज़ुबान है। जी बहुत शुक्रिया। मैं एक पंजाबी इदारे की, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर की डायरेक्टर जनरल हूँ और मुझे काफ़ी टाइम हो गया यहाँ काम करते हुए और लोगों से मिलते हुए, लोगों के सवाल का जवाब देते हुए भी। तो ये बड़ा छोटा सा सवाल है लेकिन बड़ा अहम है क्योंकि मरदमशुमारी में भी अक्सर लोग अपने मादरी ज़ुबान के खाने में उर्दू ज़ुबान लिखते हैं। हाँ, हालांकि उर्दू जो है वो राब्ते की ज़बान है क्योंकि ज़बान किसी कौम की होती है। ज़बान के लिए एक ख़ास कौम, एक ख़ास जगह और एक ख़ास ज़मीन का होना ज़रूरी होता है और उसका कल्चर। तो उर्दू तो आप देखें ना कि उसका नाम ही है एक लश्करी ज़बान, तुर्की का लफ्ज़ है। तो मुख्तलिफ़ ज़बानों के अल्फाज से ये ज़बान बनाई गई, राब्ते की ज़बान। और हमारी जब पाकिस्तान बना था तो पहले यहाँ पे पश्तो, बलोची, पंजाबी, सिंधी बाकायदा हज़ारों सालों पुरानी ज़बानें और उनका कल्चर यहाँ तरक्की कर रहा था। सही। इन्होंने मिलकर इकट्ठे रहने का फ़ैसला किया और पाकिस्तान वजूद में आया। अब उसके बाद जो एक काविश शुरू हो गई कि सबको जो एक ही वो गर्दनें काट के ना बराबर कर दो सबको और एक ही चीज़ करो, उससे बड़ी एक बड़ी अजीब तरह की सूरत हाल सामने आई कि हमें ज़मीन से उखाड़ कर गमले में लगा दिया गया। क्योंकि जब तक आपकी जड़ें अपनी ज़मीन के साथ नहीं होती तो आप ना अपनी ज़मीन से मुखलस होते हैं ना अपने आप से। तो हम तो एक मसनूई ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं कि जिनकी ज़बान पंजाबी है लेकिन वो दावा कुछ और करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पंजाबी होने में फ़ख्र महसूस करना चाहिए क्योंकि दुनिया की 8वीं 9वीं ज़बान है। बिल्कुल। और कनाडा जैसे मुल्क में ये नेशनल लैंग्वेज बोली जाती है। तो कई थोड़े से मुगालते हैं हमारी कौम को, इंशाल्लाह वो भी खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। और इस तरह के जो डेज मनाए जाते हैं मेरे ख्याल से इनसे बहुत ज़्यादा फायदा हासिल होता है, लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है। बिल्कुल। और आप जैसे प्रोग्राम के से भी लेकिन मीडिया भी अगर कोशिश करता है तो लोगों को आगाही देता है कि लोग पंजाबी बोलने में शर्म महसूस ना करें, फ़ख्र महसूस करें कि हम एक बड़ी कौम है जिनके पास इतने बड़े बड़े बुल्ले शाह और ख्वाजा फरीद, बाबा फरीद, इतने बड़े हमारे पास सुल्तान बाहू, मियाँ मोहम्मद बख्श जैसे सूफी शायर हैं जो कि फ़िलासफ़र हैं जिनका दुनिया भर में तर्जमा हुआ है। बिल्कुल ऐसे तो इसलिए इतना लिटरेचर इसमें हो चुका है, तख्लीक। तो हमें तो फ़ख्र महसूस करना चाहिए और कभी भी ये जो शर्मिंदगी और माएँ थप्पड़ मारती हैं चेहरे पे बच्चों के, ये पंजाबी क्यों बोली है पुत्र तो ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। और लेकिन ये आता कहाँ से है डॉक्टर साहब? मतलब ये माइंडसेट हमारा फिर घरों से ही बनता है ना। मतलब हमारे घर में अगर बच्चा बोल देता है तो माएँ या वालिदैन इतना शर्मिंदगी महसूस करते हैं किसी के सामने कि हाय हाय हमारे बच्चे ने पंजाबी बोल दी है, ये कहाँ से सीख के आया, हम तो नहीं बोलते पंजाबी। बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है। असल में इंजेक्ट किया गया ना हमारे अंदर। माँ का भी इतना कसूर नहीं है। सही। माँ का भी कसूर नहीं। देखिए हर माँ चाहती है कि उसका बेटा बाबू बने, उसका बेटा अफसर बने, उसका बेटा अच्छी ज़िंदगी गुजारे। तो हमें जो डिपिक्ट किया गया, लाइटनर की किताब का तर्जुमा हमने पिलात में किया कोई 200-250 साल बाद। उसने रिपोर्ट पेश की थी अंग्रेज़ी हुकूमत को कि जब यहाँ पे मादरी ज़ुबान पंजाबी थी तो 100% इनका शरह खानगी थी। ठीक है। और जब आपने पंजाब क्योंकि बड़ा सूबा था, अंग्रेज़ों ने इसको ग़ुलाम बनाना था
और यहाँ पे फिर फ़ौज में भर्ती करना था, इनको मुख्तलिफ जंगों पे भेजना था। तो इसलिए पहले ज़रूरी था कि इनका मोराल डाउन किया जाए और जिस चीज़ पे ये फ़ख्र करते हैं वो ख़त्म की जाए। और जब आपका कल्चर, आपकी ज़बान छीन ली जाती है और आपको कहा जाता है आप तो जाहिल हैं, आप तो जाहिलों वाली ज़बान बोल रहे हैं, एक ज़बान आपके ऊपर हावी कर दी जाती है तो आप कमज़ोर हो जाते हैं। आपको पता है कि ढोल की जो आवाज़ है, अब क्योंकि सदियों से पंजाबी है, तो जब ढोल बजेगा हमारा पाँव जरूर हिलेगा, क्योंकि वो हमारी रूह के अंदर है। तो ढोल बजाने पे अंग्रेज़ों ने पाबंदी आयद कर दी थी। उन्होंने कहा कि जब ढोल बजता है तो इनके अंदर बागी जज्बात और इनके अंदर ताकत पैदा होती है। तो एक दौर था जब ढोल बजाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई थी। तो इसी तरह ये जो अंग्रेज़ जहाँ गया उसने अंग्रेज़ी के साथ वहाँ की मादरी ज़बान को तरक्की दी। सिंध में सिंधी को, सिर्फ पंजाब वो वाहिद सूबा था कि जहाँ अंग्रेज़ी के साथ उर्दू को तरक्की की और फोर्ट विलियम कॉलेज कायम किया। मैं कहती हूँ कोई भी ज़बान बुरी नहीं होती, मैं ख़ुद उर्दू में भी लिखती हूँ, पंजाबी में, अंग्रेज़ी में, लेकिन अपनी ज़बान की कुर्बानी पे नहीं। कि अपनी मादरी ज़बान के हवाले से आप देखें इतना जुल्म किया कि जो पंजाबी के कायदे थे, आप जितनी मर्जी तहकीक करें, आपको कहीं से भी पंजाबी का कायदा नहीं मिलेगा किसी लाइब्रेरी। ऐसे ही है बिल्कुल। वो पंजाबी के कायदे लोगों से लेकर पैसे दिए गए, जो असला वापस करता था उसको थोड़े पैसे देते थे और जो पंजाबी का कायदा देता था उसको ज़्यादा पैसे देते थे और जला दिए गए, ज़ाया कर दिए गए। एक कायदा हमारे पास हमारी लाइब्रेरी में किसी में मौजूद नहीं है कि जो कायदा हम पहले पढ़ते थे। इसलिए मैं समझती हूँ कि ये इसमें माओ का कसूर नहीं है, क्योंकि हमारे मीडिया ने भी जो पंजाबी को दिखाया है वो सब्ज़ी बेचने वाला, वो कोई छोटा काम करने वाला किरदार दिया ना, जो हावी थे मीडिया पे। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आप बता रही थी कि हमारा भी कोई ना कोई रोल बनता है, मीडिया का या गवर्नमेंट का, इंतज़ामिया का भी रोल बनता है कि वो इस हवाले से ज़्यादा इकदाम उठाए। तो किस तरह के इकदाम उठाने चाहिए ताकि हम अपनी जो मादरी ज़ुबान है उसको प्रिजर्व कर सकें आने वाले दिनों में? पहले तो लोगों को ये शऊर देना चाहिए ना कि ज़बान क्या होती है। देखिए खुदा ने हमें एक पैकेज के साथ पैदा किया है। ये जिस ज़मीन पे हम पैदा होते हैं ना उस ज़मीन का असर होता है। आप कभी गौर करें, जो लोग पहाड़ी इलाकों में रहने वाले हैं, जो रेतले इलाकों में रहने वाले हैं, जो ज़मीनी जो एक जिस तरह का हम लोग हैं, सब्ज़े वाले इलाके में रहने वाले, उनके मिजाज मुख्तलिफ होते हैं क्योंकि ज़मीन का असर उनके मिजाज में होता है। फिर वो दरख्त जो खुदा ने हमें दिए वो भी पैकेज में शामिल है। हमारे दरख्त थे बरगद, कीकर, दरेक, ये कुव्वत मदाफ़त हमें देते थे, ये हमें मक्खियों मच्छरों से बचाते थे। हमने क्या किया कि लोगों को देखा देखी अपने दरख्त उखाड़ के फेंक दिए और वो खूबसूरत लगने वाले कोई इंग्लैंड से, अमेरिका से लगा लिए, जिनके लिए ये मिट्टी के माहौल जो है वो मुनासिब नहीं है, गैर मौजू है, और वो ना हमें फ़ायदा दे रहे हैं, ना फल दे रहे हैं, ना छाँव दे रहे हैं। और वो एक हमारा एक फितरत के साथ हो गया, टकराव हमारा खराब होता जा रहा है, माहौल खराब हो गया। जिस तरह की आज देखें लाहौर दुनिया में पहले नंबर पे है, आलूदगी कितनी बढ़ती जा रही है। तो दरख्त, एक तो अपने दरख्त हमें लगाने चाहिए। इसी तरह जो खुदा ने हमें जबड़े दिए हैं वो भी ख़ास ज़बान के हवाले से होते हैं कि जिसको बोलते हुए हम आसानी महसूस करते हैं। और अगर हम अपनी ज़बान में बात करते हैं, अपनी ज़बान में, क्योंकि सोच रहे हम अपनी ज़बान में, जब आपको सारा एक गैर मुल्की ज़बान में करना पड़ता है तो आप रट्टे की तरफ चले जाते हैं। अब देखें, क्या आप जैसे सारे जो हमारे बच्चे हैं वो क्या लायक नहीं है, वो ज़हीन नहीं है? क्या तख्लीक किया आज तक हमने? एक बल्ब तो हम बना नहीं सके, इसलिए कि हमारी सारी तालीम रट्टे पर है। अगर हम साइंस की तालीम भी, मैं कहती हूँ उर्दू की हम बिल्कुल मुखालफत नहीं करते। उर्दू को जब आपने इस माशरे में हावी किया तो कम अज़ कम उसमें तर्जमा करके उसको आप तालीम की ज़बान बनाते, सरकारी ज़बान बनाते। अब हमारी सरकारी ज़बान अंग्रेज़ी है, सारा दिन हम अंग्रेज़ी में ख़त लिखते हैं और बच्चों की तालीम की ज़बान भी अंग्रेज़ी है। अब तो उर्दू को भी बड़े खदशात हैं और उसके भी बड़े मसाइल हैं। तो इसलिए अपनी ज़बान में तराजम करें, CSS में अपीयर होने वाले लोग अपनी ज़बान में बात करें। दुनिया भर में मुझे जाने का इत्तेफाक होता है। अब देखें, कई दफ़ा ऐसा होता है कि सॉरी, स्पेन में एक दफ़ा हमने इतनी कोशिश की, मुख्तलिफ स्टोर्स पर गए, कुछ मेकअप शेकअप लेना था, तो मैं उनसे अंग्रेज़ी बोलूँ तो बिल्कुल जवाब ही ना दे, समझ ही नहीं आ रही। तो मैंने एक उनकी जो थोड़ा बहुत अंग्रेज़ी जानता था बच्चा, उससे मैंने कहा कि आप लोग क्यों नहीं ये करते? कहते हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी बिक्री हो जाएगी, जो यहाँ आता है उसको हमारी ज़बान बोलनी चाहिए। इसी तरह उनके जहाज़ों में आपने कोई सेलेक्ट करना है खाना, कुछ भी उनकी अपनी ज़बान है। चाइना की मिसाल आप देखें कि कितना उनका है तरक्की है।
हमें पता नहीं क्यों मतलब वो मसला- यहाँ पे आते हैं तो हाँ। उन्हें हमें ट्रांसलेट करना पड़ता है और हमें कहा जाता है कि आप चाइनीज सीख लें। चाइनीज सीख ले, उन्हें कोई एहसास कमतरी नहीं है। हमें मसला ये है कि अब किसी स्टोर में मैं जाती हूँ तो वहाँ पे जो नौजवान हमारी माएँ हैं वो बच्चों के साथ अंग्रेजी बोल रही होती हैं। भाई किसी अंग्रेज मुल्क में जाके देखें क्या वो उर्दू बोल रहे हैं, वो चाइनीज बोल रहे हैं, हर मुल्क अपनी ज़बान बोलेगा। तो जब तक बेटा आप अपनी ज़बान को ऑन नहीं करेंगे ना, अपनी ज़मीन को ऑन नहीं करेंगे, अपने दरियाओं को ऑन नहीं करेंगे, और फिर आपके दरिया सूख जाएंगे, आपको परवाह नहीं होगी, तो आपकी ज़मीन बंजर हो जाएगी, आपको परवाह जो इस वक्त हमारे साथ लेकिन हो रहा डॉक्टर साहिबा ऑन कैसे करें? हमारा आइन देख लें, अंग्रेजी में, उर्दू में वो नहीं है, पंजाबी में वो नहीं है, हमारे सिलेबस देख लें, बच्चे जो पढ़ते हैं वो अंग्रेजी में हर चीज़, पंजाबी अगर कोई रख लेता है बच्चा जब वो इंटरमीडिएट में जाता है तो उसको पता नहीं क्या समझा जाता है कि ये क्या तुमने रख लिया, इसका तो कोई ये तो स्कोप बड़ी ही नहीं दूर है। की बात है ना कि पंजाबी में आइन है कि नहीं। अब देखें हमारी राब्ते की ज़बान जो है ना वो उर्दू है। उर्दू है, उर्दू हाँ। में आप उर्दू चीज़ें में भी करें नहीं है ना। तो कम से कम पंजाबी बच्चे को एक लाजमी मजमून के तौर पर तो पढ़ाएं, ताकि जो हमारा इतना शानदार विरसा वो उस तक पहुंचे। अगर हमने बुल्ले शाह को पढ़ाया होता, अगर हमने मियाँ मोहम्मद बख्श को पढ़ाया जो कहता है दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना में मर जाना, तो आज ये अदम बर्दाश्त ना होती, आज ये जो एक इतनी मादियत प्रस्ती है ये ना होती। एक सूफ़ी आप देखें, जितने भी सूफ़ी हैं, बाबा फरीद जो है उनका ख़ानदान काबुल से आया था, लेकिन उन्होंने यहाँ आकर फ़ारसी या कोई और ज़बान नहीं बोली, उन्होंने लुकाई की ज़बान, अवाम की ज़बान पंजाबी में मुखातिब किया, क्योंकि सूफ़ी हमेशा आम इंसान की ज़बान बोलता है और उसमें मुकालमा करता है। और सूफ़ी हमारा कल्चरल हीरो है। जब आपके ये सारे मीडिया वगैरह नहीं थे तो आपके देखें दरबारों पे वहाँ पे धमाल होती थी, वहाँ पे थिएटर होता था, वहाँ पे महफिल गज़ल होती थी, समा होता था। तो जो कल्चर है वो आपकी शख्सियत को खूबसूरत बनाता है, क्योंकि तामीर और तखरीब दोनों आपके अंदर है। आपने शर और जो खैर है वो अल्लाह ने आपके अंदर रखे हैं दोनों। कि आपने जिसको एक्टिवेट करना है, वो शवाक साहब कह रहे थे ना कि जिसको खाना खिलाएंगे वो ताकतवर हो जाएगा, कि आपने खैर को एक्टिवेट करना है या शर को। तो सूफ़ी क्या करते थे, कल्चरल एक्टिविटीज़ के ज़रिए आपके अंदर जमालियात को मुतहरिक करते हैं, खैर को मुतहरिक करते हैं। हम इंसान हैं, मैं हमेशा एक ये बात कहती हूँ कि हम इंसान हैं, फरिश्ते नहीं हैं। हमें खुदा ने इबादत के लिए पैदा नहीं किया, हमें खिदमत खल्क और इस दुनिया के मकसद को पहचानने के लिए पैदा किया। हम क्या करते हैं कि वो समझते हैं कि जी हमने नमाज़ें पढ़ ली, हमने वो अरकान पूरे कर दिए, और जो बाकी काम है उसमें हम लूट मार करें, लोगों को नुकसान पहुंचाएं, लोगों का दिल तोड़ें, वो सब कुछ जायज़ है। इसलिए सूफ़ी जो हमारा कल्चरल हीरो है, जिसने पंजाबी ज़बान को तरवीज दी, ना सिर्फ पंजाबी को बल्कि बाकी सूबों के भी देखें, तो आज उसकी बात भी सुनने की ज़रूरत है और नई नस्ल तक वो पैगाम पहुंचना चाहिए। तो मैं ये ज़रूर पैगाम दूंगी कि हमारी हुकूमत को इस वक्त जो पंजाबी के साथ ज़्यादती है, लोग पंजाब के बारे में बड़ी बातें करते हैं कि पंजाब ने ये कर दिया, पंजाब ने वो कर दिया। पंजाब तो अपने हिस्से का पानी भी दे रहा है, पंजाब तो अपने हिस्से की कई कुर्बानियाँ दे रहा है, लेकिन पंजाब क्योंकि रजिस्ट नहीं कर रहा, पंजाब को कुछ मिल नहीं रहा, पंजाब अपने हकूक़ के लिए बात नहीं कर रहा, इसलिए आप सब उस पर एक बोला हुआ है आपने। लेकिन पंजाब के साथ सबसे ज़्यादती हो रही है, क्योंकि जिस कौम का अपने कल्चर और ज़बान दबाई हुई है, जिसकी शनाख्त को मजरूह कर दिया है, वो कैसे तरक्की करेगा। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त बाकी तमाम मादरी ज़बानें जो हैं वो उन सूबों में लाजमी मजमून के तौर पर पढ़ाई जाती है, सिर्फ पंजाबी नहीं पढ़ाई जा रही। तो ये एक जो मैं समझती हूँ कि एक इम्तियाजी सलूक है पंजाब के साथ, ये ख़त्म होना चाहिए। मतलब कोई गैदरिंग में कोई पंजाबी बोल रहा होगा, उसको हम टैग कर देंगे ये तो पेंडू है, पेंडू है, ये तो पीछे से गांव से आया होगा इसलिए ये पंजाबी बोल रहा है, ये पेंडू है। वही मैं कह रही हूँ कि अंग्रेज के दौर से जो एक इंजेक्ट किया गया ना लोगों के अंदर, वो अभी तक हम उसको निकाल ही नहीं पा रहे। क्या ये निकाल सकते हैं हम? निकाल सकते हैं, जब आप जैसे लोग जो हैं, वो बच्चे जो हैं वो पंजाबी बोलेंगे। आप देखिए बहुत सारे आज अंग्रेजी स्कूल जो हैं बहुत ही डेवलप्ड और बहुत मॉडर्न, वहाँ पे पंजाबी पढ़ाई जा रही है, जो कि खुशाइंद है, क्योंकि वो मौलाना रूम का है ना कि हर चीज़ को अपनी असल की तरफ लौटना होता है, वरना वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ऐसे ही है। तो इसीलिए हमें भी अपनी असल की तरफ आना होगा, वरना जो हम बनावटी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, एक ऐसे तिनके की तरह उड़ जाते हैं, कभी उधर कभी इधर। तो हमारे ज़मीन पे पाँव होने चाहिए, हमारी ज़मीन के अंदर जड़े होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि कल्चर की हम बात कर रहे थे, तो कल्चर का ताल्लुक ज़मीन के साथ होता है, कल्चर का ताल्लुक मज़हब से नहीं होता। इस बात ने भी हमें बड़ा नुकसान पहुंचाया कि हमारा एक तबका जो वो चाहता है हमारा कल्चर जो है वो सऊदी अरब जैसा हो। हमारा कल्चर आप देखिए, तुर्की का कल्चर मुख्तलिफ, इंडोनेशिया का मुख्तलिफ, जितने भी इस्लामी मुल्क हैं, क्योंकि कल्चर जो होता है वो ज़मीन से उठता है, उसकी जड़ें ज़मीन में है। और अब हमारे क्योंकि बरसगीर में हम हज़ारों साल
सिखों और हिंदुओं के साथ इकट्ठे रहे हैं, तो हमारा कल्चर तो एक ही है। जी, अब आप किसी को आप कहते हैं पतंगबाजी जो है ये हिंदुआना है, फलां जो रस्म है ये सिखवाना है, तो हम सारे कल्चर को छोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, पंजाब हमारे पास ज़्यादा है, तो गंदम की जो रस्में हैं, जो सारी दीवार वो चीज़ें कर रहे हैं, होते वो हैं। हमने उनको कर दिया कि जो उनका जी वो ले जाए। हाँ, exactly। इसलिए मैं समझती हूँ कि ये भी समझने की ज़रूरत है कि हम ऊँटों की दौड़ से खुश नहीं हो सकते, हम भंगड़े से खुश हो सकते क्या हैं, बात है। हम ढोल से खुश हो सकते हैं। तो जो हमें सावन के गीत पढ़ाएं, हमें लखनऊ की तहजीब ना पढ़ाएं, वो वैसे आप सारी दुनिया की तहजीब पढ़ाएं, लेकिन हमारे निसाब में हमारे दरियाओं की तहजीब डालें। दरिया टेम्स की तालीम देने के बजाय पहले आप अपने रावी का तो बताएं, अपने चनाब का तो कुछ बनाएं। तो इसलिए हमें जो अपने हीरोज़ हैं वो पहचानने की ज़रूरत है। अपने हीरो को हमने गद्दार डिक्लेयर कर दिया है, और जो पंजाब पर हमला आवर थे वो हमारे उनको हीरो हमने बन चुके हीरोज़ बना हैं। दिया। उन पे हमने अपने मिसाइलों के नाम भी रख लिए हैं और उनके नाम पे सड़कें भी मंसूब की हैं, और जो हमारा दुल्ला भट्टी था, जो हमारा खरल था, उसको हमने एक तरफ रखा है। तो हमें थोड़ी तारीख दुरुस्त करने की जरूरत है, और उसके लिए हर किसी को अपना अपना जो किरदार है किरदार ना सबको- वो निभाने की सबको, ज़रूरत है। वो बिल्कुल। किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, वो हम बिल्कुल। सबकी जिम्मेदारी है सबकी कि हमने अपने सपने, क्योंकि मैं जब भी देखती हूँ कि हमारे यहाँ पे भी सिख बरादरी आती भी हैं और रहते भी हैं, यहाँ पे बहुत बिल्कुल। कम्युनिटी है यहाँ पे, तो जब वो इंडिया से भी आते हैं यहाँ पर विजिट करने, तो मैडम वो पंजाबी बोलते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। इंडियंस भी पंजाबी बल्कि अगर वो पूरी बोलते हैं तो। दुनिया में अब देखें ना, कनाडा में तीसरी बड़ी ज़बान है पंजाबी। तो मैं जब कनाडा जाती हूँ तो मुझे लगता है मैं पंजाब में, क्योंकि लेक्स हैं बहुत वहाँ पे। और इसी तरह इंडिया में जब कभी हम जाते हैं तो यहाँ वाघा से पार जाते ही एक माहौल चेंज है, क्योंकि उन्होंने पासपोर्ट लेना है, इधर ले आनी अपना पासपोर्ट, बोले पंजाबी बोल उनकी और अच्छा, सरकारी हमें ज़बान है। सुनने में बड़ा मजा आता है कि अच्छा क्या खूबसूरत पंजाबी बोल रहे हैं, लेकिन बोलना नहीं है हमने। हाँ, और सरकारी ज़बान है ना उनकी, तो वो पंजाबी में गुफ्तगू कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ जो है वो थोड़े से मसाइल हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आप देखें म्यूजिक जो है, कोई भी गुलकार कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो बुल्ले शाह पंजाबी को का नहीं तड़का गाता। ना लग जाए। तड़का नहीं। और इतनी बड़ी बॉलीवुड की फिल्में भी आप सही। देखें कि पंजाबी है, यहाँ भी है। तो मुझे लगता है, मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह आप जैसे जो नई नस्ल है वो ज़रूर अपनी जड़ों की तरफ आएगी, और जो एक हमने गफलत में वक्त गुजारा है वो ठीक होगा। ठीक है जी। प्रोफेसर डॉक्टर प्रोफेसर सुगरा, नहीं हूँ मैं डॉक्टर ही हूँ। डॉक्टर सुगरा सदफ हमारे साथ मौजूद थी। मैडम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई और इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जा रहा है। तो जनाब ऐसे असी इतने छोटी जी ब्रेक लेने मिलने इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात हो जाए मुल्क की सियासी सूरत हाल की, तो एक लंबे अरसे से मुल्क में सियासी, मौशी और आइनी बहरान जारी है, जिसका खुमियाजा सिर्फ और सिर्फ अवाम भुगत रही है। हुकूमत इस बात पर बजिद है कि इलेक्शन अभी नहीं करवाएं, जबकि इमरान खान को अपनी सियासी मकबूलियत पर पूरा एतमाद है कि इलेक्शन अगर अभी करवाए जाएंगे तो भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की जा सकती है। और गवर्नर की जानिब से इलेक्शन की तारीख ना देने पर लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त पर समाअत के दौरान जज साहिबान ने इलेक्शन 90 रोज़ में करवाने की यकीन दहानी करवाई, लेकिन ना गवर्नर ने इलेक्शन की तारीख दी और ना ही इलेक्शन कमीशन ने। और गुज़श्ता रोज़ सदर ममलिकत ने अपना आइनी हक इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया, जिस पर हुकूमत की जानिब से कड़ी तनकीद की जा रही है और उसे आइन की खिलाफ वर्जी करार दिया जा रहा है। बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है कि मामला ये वाला भी अदालत में ज़रूर जाएगा। और अगर कल की ही बात कर ली जाए तो लाहौर हाई कोर्ट मुकम्मल तौर पर एक जलसागाह के मनाजर पेश करता रहा। और जब लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को 2 बजे कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया था तो ज़मान पार्क के बाहर कारकुनान की एक बड़ी तादाद जमा होना शुरू हो चुकी थी, और जिसके बाद इमरान खान का कारकुनान की बड़ी तादाद के साथ हाई कोर्ट पहुंचना, फिर उसके बाद इमरान खान के ज़ख्मी हालत में लाहौर हाई कोर्ट पेश होने की वजह से वहाँ पर व्हील चेयर का भी इंतज़ाम किया गया कि उस पर उनको बिठा कर लेके जाया जाएगा। लेकिन इमरान खान पैदल चलकर हमने देखा कि कोर्ट रूम में जजेस साहिबान के सामने पेश हुए, और कोर्ट के बाहर पीटीआई कारकुनान की एक बड़ी तादाद इमरान खान के हक में नारेबाजी करती हुई दिखाई दी और गुलपाशी भी की जा रही थी। फिर जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने हिफाजती जमानत की जो दरख्वास्त थी उस पर समाअत की, और अदालत ने इस मुकदमे में
3 मार्च तक इमरान खान की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है कल। अब ये जमानत 3 मार्च तक तो मंजूर कर ली गई है, अब 3 मार्च के बाद क्या हालात हमारे सामने आते हैं। इसके अलावा सदर ममलिकत आरिफ अलवी की जानिब से जो इलेक्शन के लिए दी गई तारीख है और सियासी, मुआशी और आइनी बहरान है, कब तक ख़त्म हो सकते हैं, इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त इन स्टूडियोज़ मौजूद हैं बैरिस्टर असलम शेख साहब हैं, माहिर कानून है। सर, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, असलम साहब, सबसे पहले तो जो सदर ममलिकत ने अपना कल आइनी हक जो है इस्तेमाल किया है, वो हमें बताइए कि वो उनका आइनी हक है या नहीं है, क्योंकि जो हुकूमती अरकान है वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने जी आइन की खिलाफ वर्जी की है, उसको आइन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया गया है। देखिए, आइन के अंदर जो सदर मुमलिकत की हैसियत है, हाँ वो एक रियासत के आइनी सरबराह की है। ठीक है। अब इस मामले में चूँकि हम देखते हैं कि 18th अमेंडमेंट के बाद सूबाई मामलात जो हैं वो सूबों के हवाले कर दिए गए हैं, और जो मरकज़ के मामलात हैं वो हम देखते हैं कि मरकज़ी हुकूमत के पास हैं। अब ये मामला जो सूबाई असम्बलियों का है, वहाँ पर सदर मुमलिकत की तरफ से जो नुमाइंदे मुकर्रर किए गए हैं, जो हमारी मरकज़ी हुकूमत की तरफ से हैं, वो हैं गवर्नर्स। ठीक है। गवर्नर ने सदर मुमलिकत के जो आइन के इख्तियारात हैं वो इस्तेमाल करते हुए ये मामलात को देखना है। अब हम ये भी देखेंगे कि जब ये इलेक्शन के मामलात सूबाई हाई कोर्ट्स में गए, तो वहाँ पर जिन भी इदारों ने इन इलेक्शन को मुनक़िद करना था और जिनमें सपोर्ट देनी थी, उन्होंने उससे बरीलजुमा होने का माजरत कर ली। हाँ ली। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अब जब वो माजरत कर ली गई और इलेक्शन के लिए फाइनेंसेस भी अवेलेबल नहीं हैं, उसके लिए जो हमें जो रिक्वायरमेंट है, टीम चाहिए, इलेक्शन कमीशन की टीम चाहिए, और उसके अलावा बाकी सपोर्टिव टीम चाहिए, वो भी अवेलेबल नहीं है। हाई कोर्ट ने माजरत कर ली कि वो जुडिशल अफसरान को वहाँ मुनक़िद नहीं कर सकते। महकमा तालीम ने माजरत कर ली कि वो अपने टीचर्स और बाकी जो एजुकेशन का स्टाफ है वो नहीं दे सकते। हाँ जी। तो ये मेरी नज़र में वज़ीर ख़जाना ने कहा जी हम फंड्स नहीं दे सकते, वज़ीर दिफा ने कहा हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो ये GHU ने कहा हम एहलकार नहीं दे सकते, सबने माजरत कर ली। तो अब ये मामला जो है वो प्योरली इलेक्शन कमिश्नर और उसके बाद जो सूबाई गवर्नर्स उनके दरमियान है कि वो जब ये इन सारे इदारों के साथ मीटिंग करके उन मामलात को सेटल करें, उसके बाद तारीख दें। मेरे ख्याल से सदर मुमलिकत का सूबाई मामलात के अंदर मदाखलत करना आइन से तजावज़ है। उसकी वजह यह है कि एक बहुत ही महदूद इख्तियारात आइन जो है सदर मुमलिकत को देता है, हाँ, क्योंकि पार्लियामेंटी जमहूरियत के अंदर हमने देखा है पूरी दुनिया में सदर के पास गवर्नमेंट के हिट के अंदर इन्वॉल्वमेंट करने का इख्तियारात बहुत ही महदूद लिमिटेड है, और अगर वो लिमिटेड इख्तियारात से तजावज़ करेंगे तो डेफिनेटली वो आइन की खिलाफ वर्जी है। और इसके ऊपर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मामला कोर्ट में जाता है तो सदर मुमलिकत को इस बारे में जवाब देना पड़ेगा कि ऐसी क्या मामलात थे कि उन्होंने सूबाई मामलात के अंदर मदाखलत की और एक ऐसा लेटर लिखा जो कि उनके इख्तियार से तजावज़ कर रहा है। सही, मतलब इस तरह की कोई हमें हिस्ट्री भी नहीं मिलती है कि इस तरह का कोई फैसला सामने आया हो सदर ममलिकत की तरफ से। तो हुकूमती जो आइन है उन्होंने भी तो ये कहा है कि जनाब हम इसको चैलेंज भी कर सकते हैं और उसके बाद उनके खिलाफ जो है तहरीक भी चल सकती है, तो ये सारी चीज़ें भी चल सकती है। बिल्कुल ऐसा इम्पीचमेंट जो है कानून ये बताता है कि अगर सदर ममलिकत अपनी इख्तियार से तजावज़ करेंगे और कोई ऐसे इक़दाम करेंगे जो कि उन्हें नहीं करने चाहिए, जिसका मतलब ये है कि वो मरकज़ी हुकूमत के इख्तियारात में तजावज़ करें। एग्जेक्टिव के इख्तियारात में जब भी कोई इदारा तजावज़ करेगा और उसमें मदाखलत करेगा तो हम ये कह सकते हैं कि वो आइन की खिलाफ वर्जी, क्योंकि आइन के अंदर सदर ममलिकत, मरकज़ी हुकूमत, सूबाई हुकूमतों, इलेक्शन कमीशन, गवर्नर के इख्तियारात, ये सब चीज़ें और वज़ीर आज़म के इख्तियारात और सूबाई और फेडरल कैबिनेट जो है इनके इख्तियारात जो हैं वो डिफ़ाइन कर दिए गए हैं और बड़े कम्प्रीहेंसिवली दे दिए गए हैं। तो इन मामलात में अगर मदाखलत की जाती है और उसका कोई जवाज़ मौजूद नहीं है तो डेफिनेटली फिर ये मामलात जो हैं वो कोर्ट्स के अंदर जाएंगे और फिर अदालतों के पास इस ग्रे एरिया के ऊपर जो है वो फैसला देने के लिए बहुत सा रूम अवेलेबल। मतलब अभी भी हम लोग इकट्ठे बैठ के नहीं कोई मामला तय कर सकते, अभी भी अदालतों का रुख ही हमें करना पड़ेगा। ये जैसा कि हमने आखिर लास्ट प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि बदकिस्मती ये है कि सियासतदान हमारे मुल्क में वो मैच्योरिटी का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं, जिसकी एक मिसाल हमने कल भी देखी कि एक बड़े कौमी लीडर जो हैं वो कोर्ट में आए और जिस तरह आए और जिस तरह उन्होंने मुजाहरा किया इस चीज़ का, वो इंतहाई काबिल अफसोसनाक है। और ये सब
ये क्रॉस दी बोर्ड सारे सियासतदान हम देखते हैं, अच्छा, जिनमें पीटीआई भी है, मुस्लिम लीग मुस्लिम नून लीग भी नून भी है, बिल्कुल। पीपल्स पार्टी हाँ भी जी। है और बाकी भी हैं। ये सारे जो हैं कौमी इदारों के ऊपर असरअंदाज होते रहे हैं और अपना एक जत्था बनाकर इदारों को इन्होंने मैनिपुलेट अच्छा। करने की कोशिश की, अपना असर इस्तेमाल करने की कोशिश की और ये मैसेज दिया कौम को कि वो कौम से नहीं है बल्कि कौम के ऊपर एक हुक्मरान बैठे हुए हैं और वो ये चाहते हैं कि उनके फैसले या उनके मामलात जो हैं वो अदालतों में या उनसे कोई पूछा ना जाए कानून के मुताबिक। कानून से मुबर्रा होने की ये जो एक दलील या एक तहरीक चलाई जा रही है, ये मैं समझ रहा हूँ बहुत ही खतरनाक है। लेकिन कल की जो सूरत हाल हमने देखी है असलम साहब, इससे पहले भी जैसे मरीम नवाज साहिबा भी जब जाती थी कोर्ट में, उनके साथ भी एक बड़ी कारकुनान की तादाद जाती थी, इसी तरह इस्तकबाल किया जा रहा होता था, नारेबाजी होती थी, गुलपाशी हो रही थी। कल वही मनाजिर हमने इमरान खान साहब के साथ भी देखे। ज़मान पार्क के बाद पूरी जनाब एक बड़ी तादाद में कारकुनान थे, फिर कोर्ट के बाद थे कि उनको अंदर जाने का मौका भी नहीं दिया जा रहा था। तो ये कैसा प्रेसिडेंट हम जो है वो सेट कर रहे हैं कि आने वाली जो हुकूमतें हैं वो भी इसी तरह करेंगी और अपनी जिम्मेदारियों से मुबर्रा हो जाएंगी। ऐसा ही इंग्लिश का मुहावरा है कि टू रॉन्ग डज नॉट मेक वन राइट। हाँ। अगर मरीम नवाज ने कुछ किया है ऐसा, या नवाज शरीफ ने किया है या जरदारी ने किया है, तो वो कानून के मुताबिक नहीं कहा जा सकता, इखलाकियात के मेयार पर भी पूरा नहीं उतरता। हाँ जी। तो अगर कल इमरान खान साहब ने किया है तो हमें तो दुख इस बात का होता है कि वो इस चीज़ का प्रचार करते हैं कि वो वीआईपी कल्चर को ख़त्म करेंगे, वो कानून की हुक्मरानी कायम करेंगे इस मुल्क के अंदर, जिसके अंदर तमाम लोगों को बराबरी की बुनियाद पर इंसाफ मिलेगा। उसमें कोई बड़ा छोटा, कोई वडेरा, कोई मज़ारा जो है वो तमाम एक जगह पर खड़े होकर अपना इंसाफ हासिल कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा बदकिस्मती से कि अदालतों को मजबूर होना पड़ा और ये कोई अच्छी मिसाल कायम नहीं की गई और उन्हें अपना टाइम एक्सटेंड करना पड़ा। हमने अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है कि अदालतें 1 मिनट का इंतज़ार नहीं करती, वकला को बार बार माजरत करनी पड़ती है और हत्ता के फिर केस के फैसले जो है वो अदरवाइज आते हैं। ऐसे ही है, कि मुलजिम पेश नहीं हुआ वक्त पर और अदालत ने उसका केस खारिज कर दिया। दोपहर 2 बजे का टाइम था और रात 7 बज गए थे जब तक पेशी ये नहीं इस तरह के अनोखे लाडले जो हैं वो ना सिर्फ मुल्क की तारीख को तब्दील करते हैं बल्कि अदलिया की तज़हीक का बायस बनते हैं। अदालतें अगर इस रिलैक्सेशन को इस्तेमाल ना करती और स्टेप फॉरवर्ड करती तो फिर ये कहा जाता कि हमें इंसाफ नहीं दिया जा रहा। तो ये उनको मजबूर किया गया कि वो इस मामले में अपनी इंतहा तक लिबर्टी दें ताकि ये मामला ख़त्म हो जाए। लेकिन शेख साहब कल क्या इस चीज़ का भी खदशा था पीटीआई वालों को कि अगर इतनी बड़ी तादाद में कारकुनान नहीं इनके साथ जाएंगे तो कहीं उनको गिरफ्तार ना कर लिया जाए इमरान खान साहब को? देखिए, सियासी लोग गिरफ्तारियों से तो नहीं डरते। एक तरफ आप जेल भरो तहरीक का नारा आवाम को दे रहे हैं और आवाम को कह रहे हैं आप जेलों में जाएं, और मुझे एक बहुत ही छोटे से मुकदमे के अंदर ये खर्चा है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अगर ऑन द ग्राउंड देखा जाए तो गवर्नमेंट इमरान खान साहब की मकबूलियत और उसके मामलात के आगे उन्हें गिरफ्तार करने का रिस्क भी नहीं ले सकती थी। और मैं नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए ये बताता चलूँ कि ये केस जो है अक्टूबर 2022 में रजिस्टर्ड हुआ है। नॉर्मल हालात में जब आप एक सर्टन लिमिट और टाइम के बाद जब कोर्ट्स में जाते हैं तो अदालतें इस बुनियाद पर आपको इनकार कर देती हैं कि आप इतना अरसा कानून से भागे क्यों रहे। सही ठीक है। ये इस ज़िम्मे में आता है कि इसके बावजूद उनको इतना बड़ा रिलीफ एक्सटेंड किया गया। तो ये मेरा ये ख्याल था कि इतने बड़े लीडरों को बड़े ग्रेस के साथ और एक बड़े ही जो है महज़्ज़ब तरीके से अदालत में आना चाहिए था और अदालतों के वक़ार को, कानून की हुक्मरानी को एक आगे बढ़कर मिसाल कायम करनी चाहिए थी, वो नहीं की गई। दोबारा से आपकी तरफ असलम साहब आऊँगी। अभी सलमान गनी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर बताइएगा, हमने देखा कि सदर का उन्होंने अपना आइनी हक जो है कल इस्तेमाल किया है और इलेक्शन की तारीख दे दी है। ये बताइएगा ये आइनी हक है या आइनी हदूद से तजावुज़ किया गया है? क्योंकि हुकूमत तो कह रही है कि जनाब ये उनके आइनी हकूक़ में नहीं आता है, तो आपका तज्ज़िया क्या कहता है इसके ऊपर? एक स्मार्ट मूव है कि आईनी तौर पे नहीं, उन्होंने कानूनी तौर पे अपना हक इस्तेमाल किया है और इलेक्शन एक्ट के 57A के तहत उन्हें इलेक्शन कमीशन की मर्जी से डेट देना थी, लेकिन चूँकि इलेक्शन कमीशन उनके कहने पे उनके पास नहीं गया तो उन्होंने डेट का ऐलान कर दिया है। लेकिन इससे बहरान बढ़ा है। देखिए, बात यह कि मैंने इसलिए कहा कि स्मार्ट मूव है कि उन्होंने डेट दी है और हुकूमत को दफाई महाज पे ला के खड़ा किया है
लेकिन पाकिस्तान की सियासी बदकिस्मती ये है कि हर तयशुदा मामला भी अब कंट्रोवर्शियल बनते जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि 90 डेज के अंदर आपने इंतखाबात करवाना है। ये सारी सूरत हाल इसलिए पैदा हुई है कि माजी में कभी ऐसी सूरत हाल नहीं बनी थी। हाँ जी। एक जामे मुशावरत के तहत पाकिस्तान की असम्बलियाँ टूटती थी और उसके बाद इलेक्शन की तरफ पेशरफ्त होती थी, क्योंकि पहली दफा एक पार्टी लीडर के कहने पे खुद अपनी हुकूमतें और असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं, क्योंकि वो इलेक्शन की तरफ पेशरफ्त चाहते थे। और अब बात यह कि ये सारी सूरत इसी वजह से तारी हुई है। इलेक्शन कमीशन की अपनी रिजर्वेशन है, ये मामला कोर्ट के अंदर मौजूद है और बिल आखिर ये मामला कोर्ट ने तय करना है। बुनियादी तौर पे तो ये जिम्मेदारी पाकिस्तान के अहले सियासत की थी कि आपस में बैठकर चीज़ों को तय किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अमल चल रहा है उसमें डायलॉग की अब गुंजाइश नहीं रही। देखिए, जिस सियासत के अंदर डेडलॉक होता है वो सियासत नहीं कहलाती। सियासत हमेशा डायलॉग के साथ मशरूत होती है और अब डायलॉग जो है वो डेडलॉक में तब्दील हो चुका है और हर मामले में एक खास माइंड सेट गुरुकार लाया जा रहा है। जो सियासतदान आपस में मिल बैठकर इलेक्शन की तारीख तय नहीं कर सकते, वो पाकिस्तान को दरपेश बड़े चैलेंजेस का हल क्या निकाले। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सलमान साहब, ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि मुझे बताइएगा कि गवर्नर जिस तरह बात कर रहे हैं कि मैंने असम्बली तहलील नहीं की है तो इसलिए मैं भी जो है वो तारीख नहीं दे सकता, तो क्या वो पाबंद है या इस तरह का कोई नुक्ता है आइन में कि अगर उन्होंने असम्बली नहीं तहलील की है तो वो इलेक्शन की तारीख भी नहीं दे सकते हैं? देखिए, जो चीज मैंने आईने पाकिस्तान में पढ़ी है, हाँ आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 105 के तहत ये इख्तियार तो गवर्नर साहब का है और यही वजह है कि हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने अपने फैसले में जब इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया था कि वो 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाएं, हाँ तो उन्होंने तारीख के तयन में कहा था कि ये आपको मुशावरत गवर्नर से करनी पड़ेगी और गवर्नर साहब से इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत की। लेकिन गवर्नर साहब अपने असूली मौक़िफ़ पे कायम है। मैंने इसीलिए कहा है कि ये कौमी मसला है। पाकिस्तान के अंदर आज जो बहरानी कैफियत आ रही है उसमें एक नई मैंडेट की आमल हुकूमत की जरूरत है। लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि इस कैफियत में अगर आज इलेक्शन हो भी जाते हैं तो क्या पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम आ जाएगा? क्या लोगों की जिंदगियों में इत्मीनान आ जाएगा? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी सूरत हाल में आगे बढ़ने से जो बहरानी और हिजानी कैफियत आ रही है वो खत्म होगी जब तक सियासतदान मिल बैठकर लाइन्स ड्रॉ नहीं करेंगे और पाकिस्तान को आगे जाने का नुस्खा तजवीज़ नहीं करेंगे, ये सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। और सदर साहब की भी तारीख देने से बहरान बड़ा है, कब नहीं हुआ। अच्छा, दूसरा मुझे सलमान साहब, कल की सारी सूरत हाल हमारे सामने थी। इमरान खान साहब की पेशी थी, उन्होंने कोर्ट में पेश होना था और जिस तरह एक बड़ी तादाद कारकुनान की उनके साथ वहाँ पर पेश हुई। अब तो उन्हें ज़मानत भी मिल गई है 3 मार्च तक। तो उससे पहले भी हमने देखा कि कई और भी पार्टीज़ के जो लीडरान थे, जैसे मरियम नवाज़ साहिबा भी कोर्ट में पेश होती थी, एक बड़ी तादाद उनकी भी कारकुनान के साथ होती थी। तो कैसा ये प्रेसिडेंट हम सेट कर रहे हैं कि क्या हम ये प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं अपने इदारों के ऊपर कि एक बड़ी तादाद हमारे साथ निकलेगी तो शायद एक प्रेशर डलेगा? देखिए, ये आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है और पाकिस्तान के अंदर इस पे बात हो रही है। हाँ जी। ये क्या रवायात कायम की जा रही हैं? क्या अदलिया को दबाव में लाना मकसूद है? और मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को तो अदालत से इंसाफ मिल रहा है कि बावजूद के वो रिलेक्टेंट है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इस तरह की रवायात कायम की जाए। पाकिस्तान के अदारों के अंदर भी एक नई सूरत हाल तारी है और मेरा ख्याल था कि खुद अदालत इसका नोटिस लेगी। पहले भी उन्होंने आने से इनकार किया और गुज़िश्ता रोज भी देखें, हम 40 साल मुझे जर्नलिज्म में हो गए हैं, इस तरह की रवायात नहीं हुई कि जब अदलिया किसी को बुलाती है, जब टाइम का पाबंद किया गया था। अगर आप बड़े बड़े लश्कर और जत्थे लेकर इस तरह चढ़ाई करेंगे तो फिर पाकिस्तान का अदालती सिस्टम भी नहीं चलेगा। मेरा ख्याल है इसका नोटिस लेना खुद अदलिया की जिम्मेदारी थी, ना कि इंसानियत की। ठीक है जी। सलमान गनी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और अपना एनालिसिस जो है हमारे साथ पेश किया। बैरिस्टर असलम शेख साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। असलम साहब, आपने पूरी बात सुनी सलमान गनी साहब की कि इस तरह का जो हम रिवायात कायम करी हैं, जो हम भी बात कर रहे थे कि अच्छी नहीं है कि हम प्रेशर डालने की अपने इदारों पर कोशिश करते हैं। अच्छा, दूसरी बात कि 70 अरकान असम्बली का जो नोटिफिकेशन था उसको भी मुअत्तल कर दिया गया है, तो उस हवाले से अब क्या कहेंगे? आगे असम्बलियाँ भी अब टूट गई हैं, लेकिन आगे का बुलाया अमल क्या होगा? अगर देखिए, असम्बलियाँ तो बिल्कुल पैरेलल इस वक्त कोई भी सिस्टम मौजूद नहीं है। वो जो 70 अरकान असम्बली का
इस्तीफ़ों का मामला था, उसमें हाई कोर्ट ने ये कहा है कि उसके ऊपर फिर वही बात है कि बैक ऑफ द माइंड जो है वो अदलिया और इंतज़ामिया के वो यही है कि इस वक्त मौजूदा हालात में इलेक्शन होना मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है। अच्छा। अब वो जो इस्तीफ़े थे वो इस बारे में थे कि उन सूबाई असम्बलियों में ज़िमनी इंतखाबात होंगे, कराए जाए। अब ज़िमनी इंतखाबात करवाए जाएँ, उसके बाद फिर वो जो है डिज़ोल्व समझा जाए उन मेम्बरान को, और उसके बाद फिर जो है वो नेशनल इंतखाबात की तरफ आया जाए, कौमी इंतखाबात जो सूबाई असम्बलियों के होने हैं। तो फिर पैसे का ज़िया है, और जो मामलात हम देख रहे हैं, मुआशी हालात बुरे तरीन चल रहे हैं इस वक्त मुल्क के अंदर, किसी भी तरफ से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही ना। हम ये देख रहे हैं कि हमारे मामला जो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड्स के साथ बेहतर चल रहे हैं, हम मुल्क की जो कारोबारी सूरत हाल है वो भी इंतहाई गंभीर है, और मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत ही मुश्किल मामलात हैं वजारत ख़जाना के पास और बाकी तो अदालतों के जहन में यही बात थी। सलमान गनी साहब जैसे जवाद हसन का फ़ैसला दे रहे थे, उसका हवाला दे रहे थे, देखिए उसमें भी उन्होंने जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है, एक जुडिशल पॉपुलरिज्म का मुजाहरा नहीं किया, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त जो है काबिल तकलीद फ़ैसला है और समझने वाली बात है। अगर वो भी अपने इख्तियारात से तजावज़ करते हुए कहते जी कल परसों या फ़लाँ डेट को इलेक्शन करवाएं, तो उसका मतलब ये था कि आप इदारों के इख्तियारात के ऊपर अपना फ़ैसला मुसल्लत कर रहे हैं और मुदाखलत कर रहे हैं। तो इसी तनाज़ुर में देखा जाए तो सदर मुमलिकत ने भी यही काम किया है। सही। आपने कोई भी पॉपुलिज्म का फ़ैसला नहीं करना कि जिससे आपने मकबूलियत लेनी है या शाबाश वाह लेनी है। आपने ये देखना है कि क्या ऐसे मामलात, ऐसे हालात मौजूद हैं कि ये फ़ैसला इम्प्लीमेंट भी होगा। इसी तरह इसकी मिसाल दी जाती है कि अदालत कोई ऐसा फ़ैसला नहीं देगी जो अखलाकियात या दूसरे मामलात में मुदाखलत होगी। आप ये नहीं कह सकते कि जी तमाम लोग सरों पर टोपियाँ रख के बाहर निकले, क्योंकि उसको इम्प्लीमेंट कराना मुमकिन नहीं है। तमाम ख़वातीन जो हैं वो ख़ास किस्म का लिबास पहने, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है। तो इसी तरह का ये फ़ैसला इसी तनाज़ुर में देखा जाएगा कि आपने पॉपुलरिज्म के अंडर आकर कोई भी अथॉरिटी है, वो इंतज़ामिया अथॉरिटी है, अदालती अथॉरिटी है, वो ये फ़ैसला ऐसा नहीं करेगी। तो ये भी आप देखें कि सदर मुल्क का फ़ैसला जो है वो भी इसी तनाज़ुर में है कि उन्होंने एक अपनी पार्टी जो कि एक पार्टी से बिलोंग करते हैं उसको खुश करने के लिए और उनके कारकुनान को खुश करने के लिए एक ऐसा फ़ैसला किया है जिससे बहरान बढ़ेगा, बजाय मज़ीद बढ़ेगा, बजाय इसके कि हम उसको एक सोबर तरीके से और एक बड़े मैच्योरिटी के साथ पॉलिटिकल माइंडसेट के साथ हम उसको तय कर सकते थे और उसके लिए कोई ना कोई एक राह निकाल सकते थे। अब वो मज़ीद हम देखेंगे कि टीवी टॉक शोज़ पे और बाकी जगह पे और अदालतों में ऐसे जो फ़ैसले हैं वो ना सिर्फ उनका मजाक उड़ेगा बल्कि इंटरनेशनली भी अगर ये देखा जाए कि इस वक्त जो हमारे अदालती फ़ैसले चल रहे हैं और सियासी फ़ैसले चल रहे हैं वो पूरी दुनिया में जो है वो एक तमाशा बना हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि हम आइसोलेट बैठे हुए हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क हम पर नज़र रखे हुए हैं। हर कोई इंटरनेशनल जो है वो जुडिशल मामलात को देख रहे हैं कि अदालतें फ़ैसला क्या कर रही हैं, हमारी एग्जीक्यूटिव फ़ैसले क्या कर रही है, हमारे जो पावर्स होल्डर्स हैं वो फ़ैसले क्या कर रहे हैं और आवाम के मामलात कैसे चल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे फाइनेंशियल हालात इस कदर ख़राब हैं कि दुनिया की तमाम बड़ी ताकतों की टेबल पर हमारे मामलात जो हैं डिस्कस हो रहे हैं कि ये मुल्क अब किस तरफ जा रहा है, इसको किस तरह सहारा देना है, किस तरह इस मुल्क को अपने पाँव पर खड़ा करना है, एटलीस्ट कि कुछ अरसा चले। तो इस किस्म के फ़ैसलों से अब ये बड़े लोग हैं, इनको समझना चाहिए कि इज्तनाब करें और आवाम को मौका दें कि वो अपनी राह निकालें और इसके लिए कोई अच्छे दिन अवाम को एटलीस्ट रिलीफ देने के लिए एक पेज पर इकट्ठे हो जाएं कि अवाम के मफादात के लिए हम बैठे हुए हैं और अवाम हुक्मरान लाती इसलिए कि हमारे बारे में सोचा जाए, लेकिन अभी तो अवाम के लिए कुछ भी नहीं सोचा जा रहा। अच्छा, कल दो जो थी केसेस में खान साहब की थी पेशी थी, तो उन दोनों केसेस के हवाले से थोड़ा थोड़ा बता दीजिएगा हमारे देखने वालों को। जी, कल सिंगल बेंच जो जस्टिस तारिक सलीम साहब के पास केस था, वहाँ पर तो इन्होंने एक बेल एप्लीकेशन दी थी। सही। और वो सुपरसीड किया था इन्होंने, ऑलरेडी वो केस में बेल इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी इनको मिल चुकी थी, लेकिन वो किसी गलतफहमी की बुनियाद पर या किसी और वजह से इन्होंने फ़ाइल कर दी और फिर वो सुबह फ़ाइल करने के बाद आप देखें कि शाम 2, 3, 4 बजे तक अदालत इंतज़ार करती रही कि मुलजिम जो हैं, मैं ये कहूँगा मुलजिम इमरान खान साहब ने पेश होना था, वो पेश नहीं हुए और उसके बाद अदालत की तशवीश बढ़ी कि ये ऐसा अदालत के साथ मजाक किया जा रहा है, तो ये क्यों है। और जब वहाँ पर दूसरे वकील साहब उनकी तरफ से पेश हुए और उन्होंने कहा कि जी हम इसको केस को विड्रॉ करना चाहते हैं। अच्छा। उस
जो सूरत हाल के ऊपर जज साहब ने जब फ़ाइल देखी तो वहाँ पर ये ट्रांसपायर हुआ, ये देखा गया कि वकालतनामा जो बाद में पेश किया गया है उसके ऊपर दस्तखत और हैं, हाँ जो जी। पहले से पिटिशन फाइल की गई उसके थी उसके ऊपर और ऊपर दस्तखत और है। तो ये जुडिशल एक्शन उन्होंने अपनी तरफ से लिया कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। फिर वही बात कि जब आप अदालतों को मजाक समझेंगे तो फिर उनके पास तो कानून और आइन की पावर्स मौजूद हैं, वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करेंगी। फिर उन्होंने यही ऑर्डर दिया जो बनता था कि आप पेश करें मुलजिम को, वो बताएं आके कि उसने कौन सी पिटिशन फाइल की है, वो इसको चलाना चाहते हैं या विड्रॉ करना चाहते हैं। और फिर देखें कि मजाक बनाया गया कि जी हम 6 बजे आएंगे, फिर ये आएंगे, फिर एक पूरा वीक का टाइम लिया गया और मंडे का ऐलान नहीं किया गया कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। अच्छा। अदालत इंतज़ार कर रही है, केस को पेंडिंग कर दिया गया। सही। तो उसके बाद जो दूसरा केस था, क्योंकि ऑलरेडी इनकी बेल जो है वो एक लोअर कोर्ट से खारिज हो चुकी थी और उसके खिलाफ इन्होंने प्रोटेक्टिव बेल अप्लाई की, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो ऑफेंस था वो 780 का था, एंटी टेररिज्म एक्ट का था, जिसके अंदर आप इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर आपने प्री प्लान्ड एक हंगामा राई की और उसके अंदर पब्लिक की जो इमलाक थे उनको नुकसान पहुंचाया, लोगों को उकसाया कि वो एक आइनी इदारे के ख़िलाफ़ जो है वो कुछ अपना गली ज़बान इस्तेमाल करें या तोड़ फोड़ करें या हंगामा राई करें। उस केस में वो डिवीज़न बेंच के पास पेश हुए और फिर ये भी पिछले हफ्ते का केस था पेंडिंग करते हुए, फिर इस हफ्ते वो कल हुआ समाअत हुई और अब वो जनाब 3 मार्च तक जो 3 है वो मार्च भी तक। चली गई है, उसकी समाअत भी। हमारे साथ बैरिस्टर असलम शेख साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और ये सारी हम बात कर रहे थे कि जनाब आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है और किस तरह हमारी जो पॉलिटिक्स है वो चल रही है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। तो जनाब अगर यूं कह लिया जाए कि आज के दौर में ज़िंदा रहने के लिए इंटरनेट बहुत ज़रूरी है तो मेरा नहीं ख्याल कि यह गलत होगा। मुल्क में मजमूई तौर पर 11 करोड़ 50 लाख इंटरनेट सारफीन हैं और जिनमें 11 करोड़ 30 लाख मोबाइल इंटरनेट सारफीन हैं और इंटरनेट ने दुनिया को ग्लोबल विलेज से ग्लोबल होम बना दिया। और पाकिस्तान में जहाँ सोशल मीडिया के इस्तेमाल में इजाफा होता जा रहा है, वही साइबर क्राइम्स ख़ुसूसन ख़वातीन को हिरासा करने के वाक़यात में भी तेज़ी आई है और पिछले साल साइबर क्राइम्स के 1 लाख से ज़ायद केसेस रजिस्टर्ड किए गए हैं और PTA के जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर 300 से 400 फेक अकाउंट्स रिपोर्ट किए जाते हैं। कोई इवेंट हो, कोई तकरीब हो, हमारे घरों पर हर बंदा ना अपने मोबाइल फ़ोन से वीडियोस बनाता हुआ नज़र आता है या पिक्चर्स खींचता हुआ नज़र आता है और जिसके बाद ये वीडियोस सोशल मीडिया पर डाल दी जाती हैं और ये भी ख्याल नहीं किया जाता कि ये जो वीडियोस हैं किसी और की हैं, यहाँ तक कि बच्चियों की, ख़ास करके अपनी दोस्त या कज़न की शादी पर वो जो डांस कर रही होती हैं उनकी वीडियोस वायरल की जाती हैं और उन्हें ना ही पता होता है और ना ही उनसे इजाज़त ली जा रही होती है और वायरल होने के बाद गलत लोगों के हत्थे में चढ़ जाती हैं और फिर उसके बाद जो है वो वीडियोस वायरल हो जाती हैं और बहुत से ऐसे लोगों की ज़िंदगियां भी जनाब बहुत मुश्किल हालात में फंस जाती हैं कि जिनके घरों की माओ बहनों को, ख़वातीन को लोगों ने देखा भी नहीं होता, बापर्दा ख़वातीन होती हैं, उनकी भी वीडियोस और पिक्चर्स जो है सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही होती है, वायरल हो रही होती हैं। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि ये कितना बड़ा संगीन मसला है और ये कितना जुर्म है, इसके ख़िलाफ़ किस तरह कार्रवाई की जा सकती है, क्या प्रोसीजर हो सकता है। ज़ैन अली कुरैशी साइबर लॉ एक्सपर्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ज़ैन, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। ज़ैन, ये जो साइबर क्राइम्स हैं ये बढ़ते जा रहे हैं और दिन ब दिन इसमें इजाफा होता जा रहा है। मुतअद्दिद हमने शो भी किए हैं आपके साथ इस पे। तो मुझे बताइए कि ये जो एक आज संगीन मसले को डिस्कस हम कर रहे हैं कि शादियों पे जो पिक्चर्स ली जाती हैं और वीडियोस जो बगैर इजाज़त सर्कुलेट की जाती हैं, सोशल मीडिया पर डाल दी जाती, वायरल कर दी जाती, कितना बड़ा और संगीन मसला है ये और जुर्म कितना बड़ा है? देखिए जुर्म में तो हम शायद बाद में आके इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि आमतौर पे होता क्या है। हाँ जी। आज से अगर हम 10 साल पहले चले जाएं तो हमें ये नज़र आता है कि ऐसी जब भी कोई वीडियोज़ होती थी या और जो एल्बम्स होती थी उनको
तैयार किया जाता था और जो भी फैमिली जिसका इवेंट होता था उसके पास वो मौजूद होती थी और वो अपने बड़े करीबी रिश्तेदारों को जब कभी उनके घर कोई आता था तो उनको दिखाई जाती थी वो एल्बम्स। और जो सीक्रेसी थी वो मेंटेन की जाती थी और ऐसी जो प्राइवेट चीज़ें होती थी, जो एल्बम्स होती थी, तस्वीरें होती थी, वीडियोस होती थी, शादी की मूवीज़ होती थी, उनको बहुत सारे जो रिलेटिव्स होते थे वो आपस में बैठ के देखा करते थे और कभी भी ये नहीं देखा गया था कि वो बाहर कभी किसी और शख्स को जिसको आप जानते ना हो उनको दिखा दी जाएं। अब हुआ क्या, ये जो मोबाइल फ़ोन्स के आने की वजह से और डिफरेंट फोटोग्राफी से रिलेटेड जो इवेंट लोग कंडक्ट करवाते हैं उस हवाले से अगर देखा जाए, उसमें ये देखा गया कि लोगों ने बहुत सारे एक ही इवेंट के ऊपर 5-5, 6-6 कैमरामैन्स बुलाने शुरू कर दिए और उनके दरमियान भी एक कंपटीशन क्रिएट हो गया। एक से बढ़कर एक तस्वीर अच्छी लगाने के ऊपर एक कंपटीशन आपस में क्रिएट हुआ। फिर पेजेस के ऊपर उन पिक्चर्स को फौरी तौर पे लगा दिया जाता है। बाज़ औक़ात कुछ लोगों की कंसेंट ली जाती है, बाज़ औक़ात लोगों की कंसेंट भी नहीं ली जाती है। हाँ जी। और इसी तरीके से फिर एक और इशू जो सामने आया वो ये आया कि हर शख्स जो उस शादी पे या उस इवेंट पे गया होता है उसने मोबाइल फ़ोन कैमरा जो है वो इस्तेमाल कर लेता है, ये लोगों की तस्वीर बना लेता है, लोगों की वीडियोस बना लेता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बहुत सारी शादियों पे बहुत सारे जो लोग होते हैं वो चले जाते हैं और वहाँ पे जाके जो है जो जैसे सेलिब्रिटीज़ की शादियाँ होती हैं, जैसे कोई पॉलिटिकल लोगों की शादियाँ होती हैं, तो वहाँ पे जाके वो तस्वीर बना लेते हैं या फिर क्या किया जाता है, उन तस्वीरों को अपने अपने पेजेस पे आके लगा दिया जाता है बगैर किसी इजाज़त के। अगर मैं लॉ की बात करूँ तो लॉ के अंदर सेक्शन 24 है जो दैट टॉक्स अबाउट साइबर स्टॉकिंग। ओके। साइबर स्टॉकिंग में ये कहा गया कि कोई शख्स अगर किसी की इमेज, किसी की वीडियो उसकी बगैर इजाजत शेयर करता है तो उसमें सजा बताई गई कि 3 साल है। अब साइबर स्टॉकिंग को अगर मैं मजीद एक्सप्लेन करूं तो वो ये है कि अगर कोई शख्स किसी शख्स को फॉलो कर रहा है डिस्पाइट क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्ट ऑन द साइबर स्पेस, तो ये साइबर स्टॉकिंग के अंदर आ जाता है, दैट इज एन ऑफेंस। तो इसमें एक बड़ी अहम चीज सिर्फ इतनी है बताने की कि कोई शख्स अगर किसी शख्स की इमेज, वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर उसकी बगैर इजाजत के शेयर कर देता है या लगा देता है, चाहे वो किसी के फंक्शन पे गया था, किसी के इवेंट पे गया था और वो विक्टिम ये कहता है कि मेरी तस्वीर, मेरी ये वीडियो मुझसे बगैर पूछे लगाई गई है, देन इट्स अ क्राइम। तो इसका फिर प्रोसीजर क्या है, किस तरह इसको हम आगे लेकर जा सकते हैं? देखिए प्रोसीजर में ये है कि दरखास्त जो है वो तो FIA साइबर क्राइम सर्कल के अंदर फाइल होती है अगर कोई भी विक्टिम हो साइबर क्राइम का। लेकिन उससे पहले जो एक अवेयरनेस है वो बतानी बड़ी ज़रूरी है। वो ये है कि हम अक्सर औकात ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं वो अपनी शादियों पे एक से ज़्यादा कैमरामैन को बुला लेते हैं। यहाँ पे एहतियात ये करनी चाहिए कि एक तो कोशिश करें कि आप कैमरामैन बेशक एक बुलाएं, बट उसके साथ आपके टर्म्स एंड कंडीशंस बड़े क्लियर हों। आप उनको ये बताएं कि ये जो मेरी फैमिली का फंक्शन है ये बड़ा एक फैमिली रिलेटेड फंक्शन है, प्राइवेट फंक्शन है। आप इसकी जो तस्वीरें हैं, इसकी जो वीडियोस हैं वो आप किसी को बाहर नहीं देंगे, आप अपने मीडिया पेजेस पे नहीं लगाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये जो तस्वीरें हैं ये वायरल ना हो, अगर आप ये चाहते हैं तो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पहले बता दें। अगर आप रिटर्न एग्रीमेंट करना चाहते हैं जिसमें आप मजीद चाहते हैं कि चीज़ों के हवाले से क्लैरिटी आ जाए तो उस तरफ भी आप जा सकते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात होता ही है कि जब कोई चीज़ वायरल हो जाती है फिर वो आपकी पहुंच से बाहर हो जाती है। आप देखें ये वीडियो पाकिस्तान में देखी जाएगी, किसी दूसरे मुल्क में देखी जाएगी, ये आपके इख्तियार में नहीं रहेगा। फिर जैसे पहले भी एक डिस्कशन में मैंने बताया कि डिस्क्रिप्शन जो लोग लिखते हैं वो आमतौर पे वीडियोस के ऊपर भी अपनी पसंद की डिस्क्रिप्शन डाल के चाहते होते हैं कि ये वायरल ज्यादा हो जाए। सही। उसमें भी बाज़ का डेफेमेशन जो है वो कर दी जाती है फैमिली की। तो उसमें सिर्फ एहतियात सिर्फ इतनी है कि जो इस किस्म के मामलात होते हैं जहाँ पे आपके फैमिली रिलेटिव्स आए होते हैं, आपके करीबी दोस्त आए होते हैं, पहले तो वहाँ ये कोशिश करनी चाहिए कि कैमरामैन एक होना चाहिए। दूसरा, जो भी जिसको भी आप बुलाएं वहाँ पे आप ये एहतियात उनको ये बताएं कि ये तस्वीरें जो हैं ये पब्लिक के लिए नहीं है, ये फैमिली के लिए हैं। और अच्छा ये होता है कि अगर आप मजीद उसमें कोई चाहते हैं तो आप उन तस्वीरों की जो एल्बम है वो रादर देन के अपलोड हो ऑन द सोशल मीडिया, आप उसकी एल्बम जो है वो आप अपने पास रखें अगर आप चाहते हैं कि ये पब्लिक के पास ना जाए। और दूसरी बात यह कि अगर कहीं पे आपको ये लगता भी है कि कोई ऐसी तस्वीर है कि जो आप किसी सोशल मीडिया पेज के ऊपर लगवाना भी चाहते हैं, उस वो कैमरामैन की ये ख्वाहिश है कि ये तस्वीरें चूंकि अच्छी आ गई हैं या मैं लगाना चाहता हूं अपने पेज के ऊपर, तो वहां पे जो आपको लगता है कि तस्वीर जो है लगनी चाहिए, जहां पे आप समझते हैं बेहतर है, वो आप उनको अलाउ कर सकते हैं। और आप साथ उसकी डिस्क्रिप्शन या कैप्शन भी बता दें, कैप्शन भी बता दें, आप लिखवा सकते हैं। लेकिन जहां पे एक शख्स है वो कैमरा लेकर आया है, वो आपके फैमिली के इवेंट को कवर करना स्टार्ट कर देता है, उस पर डिफरेंट लोगों की तस्वीरें उनकी रजामंदी के बगैर ही लगाना शुरू कर देता है
और या वो फिर कोई लाइव वीडियो स्टार्ट कर देता है वहाँ पे बनाना, तो वहाँ पे ये मैं समझता हूँ वहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ ये देखा गया है कि उनकी जो प्राइवेसी है वो ब्रीच हो जाती है। बिल्कुल ऐसे बहुत हाँ सारी जी। ऐसी जो चीज़ें होती हैं जो कि वो चाहते होते हैं कि ना लोगों के सामने आए, वो पब्लिकली चली जाती हैं, और बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा लोगों को फिर देखा गया हरासमेंट का सामना करते देखा गया, डेफेमेशन का सामना करते देखा गया, और साइबर स्टॉकिंग तो ये ऑलरेडी ऑफेंस है जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। अच्छा, तो इसका एप्लीकेशन देनी है हमने FIA में, उसके बाद प्रोसीजर होगा, और 3 साल की सज़ा आपने कहा है कि हो सकती है उसके उस बंदे को अगर वो पकड़ा जाएगा तो। जी जी बिल्कुल ऐसा। देखिए अब इसमें डिपेंड करता है कि जो अगर तो आप किसी की प्राइवेसी ब्रीच कर रहे हैं, सेक्शन 20 ऑफेंस अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन भी इसके अंदर जो लॉ के अंदर गिवन है। सेक्शन 24 साइबर स्टॉकिंग के हवाले से मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और कहीं पे अगर ऐसा होता है कि किसी के बारे में उस डिस्क्रिप्शन के अंदर कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन लगा दी जाती है, तो उस हवाले से भी ऑफेंस अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन जो है वो ट्रैक्ट होगा। अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन की बात की, कोई शख्स शादी के फंक्शन को कुछ और डिस्क्रिप्शन के साथ मेंशन करके उसको वायरल करने की कोशिश करता है, तो ये एक अलग जो है ऑफेंस की कैटेगरी में चला जाएगा। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पे इतनी है कि होता ये है कि जो सोशल मीडिया की गेम है वो लाइक्स से बढ़कर व्यूअरशिप की तरफ जा चुकी है, और व्यूअरशिप में लोग चाहते हैं रातों रात जो है वो अपने पेजेस को वायरल करवा लें, अपना जो कंटेंट है वो वायरल करवा लें। और उसमें होता ये है कि जो अच्छे कंटेंट क्रिएटर होते हैं, जो लोगों को वाकई ही में ही अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उनका काम बहुत पीछे चला जाता है। और जो इस किस्म की नेगेटिविटी को जो लेकर आते हैं, जो लोगों की ज़ाती ज़िंदगियों से चीज़ों को बगैर उनकी इजाज़त के उठा के सोशल मीडिया पे लगा देते हैं और बाद में उनको डिफेम करते हैं, ऐसा जो कंटेंट होता है, जो नेगेटिव जिसको मैं कंटेंट कहता हूँ, जिसमें अपनी मर्जी की डिस्क्रिप्शंस डाल ली जाती हैं, बाज़ कर एडिटेड इमेजेस को तैयार कर दिया जाता है, एडिटेड वीडियोस को तैयार कर दिया जाता है। यहाँ पे हमें ये बताना होगा लोगों को कि लॉ में उनके लिए ये कार्रवाई करने के लिए जो प्रोविजंस हैं वो मौजूद हैं। होता ये है कि बहुत सारे लोग चूंकि साइबर लॉस के बारे में अवेयरनेस ही नहीं रखते, तो वो आमतौर पे क्या करते हैं कि वो जो ऐसे आईडीज जहां पे ऐसी तस्वीरें लग जाती हैं, वीडियोस लग जाती हैं, लॉ में इवन के अगर कोई ऐसा कंटेंट लगाया गया जो कि अनलॉफुल है, जो कि ऑब्जेक्शनेबल है, उसके हवाले से भी लॉ में प्रोविजन मौजूद है। सेक्शन 37 टॉक्स अबाउट द रिमूवल ऑफ दैट कंटेंट, जहां पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और ऑब्वियसली जब वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होगी वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होगी टू द PTA फॉर द रिमूवल ऑफ द कंटेंट। तो ये भी लोगों के पास, अगर कोई शख्स समझता है कि वो किसी पर्टिकुलर कंटेंट के लगाए जाने से विक्टिमाइज हो रहा है, हरास हो रहा है, डिफेम हो रहा है, तो लॉ में उसके लिए भी जो है वो प्रोविजन मौजूद है। इशू यहाँ पे क्या आता है? इशू यहाँ पे ये आता है कि चूंकि साइबर लॉज के हवाले से न्यू लॉज हैं, हवाले से अवेयरनेस नहीं है, तो लोग आमतौर पे करते क्या हैं कि वो समझते हैं कि हम ये जो हो रहा है इसके ऊपर सवाए इसको बर्दाश्त करने के हमारे पास कोई रेमेडी नहीं है, जो कि गलत है। अच्छा। मेरा ये कहना है कि मैं बीइंग ए लॉ एक्सपर्ट हमेशा ये बात करता हूँ कि कभी भी ऐसी चीज़ों को आप नज़रअंदाज मत करें, क्योंकि जो इस किस्म के ब्लैकमेलर्स होते हैं, जो आपकी तस्वीरों को मिसयूज़ कर रहे होते हैं, आपकी वीडियोज़ को मिसयूज़ कर रहे होते हैं, आपके नाम के फेक अकाउंट्स क्रिएट कर रहे होते हैं, लोगों के साथ फ्रॉड कमिट कर रहे होते हैं, ये कभी भी फ्यूचर में रुकते नहीं हैं। ये रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं। ये समझते हैं कि अगर जब कोई शख्स खामोश हो जाता है, ये समझते हैं कि ये शख्स कमज़ोर पड़ चुका है, ये शख्स डर चुका है। इसका सबसे अच्छा हल जो है, फौरी तौर पे जो ही आपके साथ इस किस्म का कोई क्राइम कमिट हो रहा हो, फौरी तौर पे उसे रिपोर्ट करें। उसे रिपोर्ट कराएं। लेकिन लोग इसलिए भी डरते हैं ना कि रिपोर्ट कराएंगे पता नहीं आगे प्रोसीजर कितना लंबा होएगा, हमें इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए भी लोग निगलेक्ट कर देते हैं इन चीज़ों को और नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर वही हम कहेंगे कि अवेयरनेस फैलाने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, जो हम अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आप लोगों को आगाही इसके बारे में होनी चाहिए। साइबर लॉ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपके हकूक़ क्या हैं, और अगर कोई इस तरह की कोई हरकत कर रहा है, बगैर पूछे बगैर इजाज़त आपके वीडियो या पिक्चर अपलोड कर रहा है, तो आप उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करवा सकते हैं, क्योंकि ये आपकी इज़्ज़त के ऊपर आ जाता है कि जनाब आप बगैर जो इजाज़त के किस तरह किसी की वीडियो या पिक्चर्स अपलोड कर सकते हैं। हमारे साथ ज़ैन अली कुरैशी, साइबर लॉ एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद है। ज़ैन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और जनाब, ये था आज का प्रोग्राम जो आप लोगों ने देखा। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।